बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdu-plus.com। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा कि जितने भी अकाउंट्स किसी बिजनेस में मेंटेन किए जाते हैं उन्हें हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लेकिन पीसट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने आपके उन 5 कैटेगरीज को सब डिवाइड कर दिया मजीद कुछ कैटेगरीज में, ताकि जब आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें तो ज़्यादा स्पेसिफिकली किसी भी अकाउंट को कोई नेचर असाइन कर सकें। एक्चुअली जब आप पीसट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये अकाउंट किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस नेचर का है। तो आइए देखते हैं कि स्पेसिफिकली हमारे पास पीसट्री के अंदर कितनी नेचर ऑफ अकाउंट्स है, कितनी फैमिलीज ऑफ अकाउंट्स मौजूद हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीसट्री में एक तवील फहरिस्त है एज कंपेयर टू जनरल। जो हमने बात की थी कि जी 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं, इसकी निस्बत यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 13-14 के करीब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। और ये देखते हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास यहाँ पर अकाउंट्स पेबल की अलग एक कैटेगरी बना दी गई है। हालांकि अकाउंट्स पेबल अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें तो लाइबिलिटी से बिलोंग करता है, लेकिन पीसट्री में जब आप किसी शख्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप उसको अकाउंट्स पेबल की कैटेगरी असाइन कर सकते हैं, ताकि पीसट्री ये समझ जाएगा जब आप किसी शख्स को अकाउंट्स पेबल की कैटेगरी असाइन करेंगे कि इस शख्स से आपने यकीनन उधार पर चीज़ें खरीदनी है और ये शख्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी कंसीडर होगा। इसी तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल है कि जिन लोगों से आपने उधार पर चीज़ें दे रखी हैं जिनको, और उनसे आपने पैसे रिसीव करने हैं, वो अकाउंट्स रिसीवेबल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से एक नेचर ऑफ अकाउंट पीसट्री के अंदर ऐड कर दी गई है। यानी आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन एसेट्स की वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली जाती है। उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उस डेप्रिसिएशन को हम एक अलग अकाउंट में मेंटेन रखते हैं कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, उन्हें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स कहते हैं। इसी तरह से कैश का अलग नेचर ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, यानी जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसको स्पेसिफिकली कैश का नेचर देंगे। हालांकि ब्रॉड टर्म में बात करें तो कैश एसेट से बिलोंग करता है। इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसकी अलग से नेचर रख दी गई हुई है। और जो इक्विटी है उसे भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। इक्विटी डजंट क्लोज, इक्विटी गेट्स क्लोज और इक्विटी रिटेन अर्निंग। इक्विटी डजंट क्लोज बेसिकली ये वो अकाउंट्स हैं जो कि इक्विटी से रिलेटेड हैं लेकिन ये क्लोज हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी प्रीवियस वीडियो में ही मैंने कहा था कि इक्विटी या कैपिटल का अकाउंट परमानेंट अकाउंट है और ये क्लोज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी गेट्स क्लोज का ऑप्शन भी मौजूद है और डजंट क्लोज का भी मौजूद है। व्यूअर्स, इक्विटी को हम 2 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो पैसा जो कारोबार के मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और वो पैसा जो कारोबार के मालिक ने बिजनेस में से विदड्रॉ कर लिया, वापस निकलवा लिया। तो जो इक्विटी डजंट क्लोज है उससे मुराद वो इक्विटी है या वो कैपिटल है जो कारोबार के मालिक ने इन्वेस्ट किया और ये खत्म नहीं होता, बल्कि साल साल इसका बैलेंस अगले सालों में ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन इक्विटी गेट्स क्लोज्ड से मुराद ऐसा जो आपकी कारोबार का मालिक की एक्टिविटी है जिसकी वजह से कारोबार से उसने कुछ पैसा निकलवा लिया, जिसे हम सादा लफ्जों में ड्राइंग्स का नाम भी देते हैं। और ये जो ड्राइंग्स का अकाउंट है ये एक टेम्पररी नेचर का अकाउंट होता है और इसे साल के एंड पे हमने क्लोज कर देना होता है और हम उसे अपने कैपिटल में से माइनस करके क्लोज कर दिया करते हैं। इसलिए इक्विटी गेट्स क्लोज अलग से एक नेचर दे दी गई हुई है। और इक्विटी रिटेन अर्निंग क्या है? अब आप सोचेंगे कि अगर आप एक कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं करते हैं, आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ला रहे हैं, आप अकेले बिजनेस के मालिक हैं और उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर हमें तो रिटेन अर्निंग अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पीसट्री आपके अकाउंट्स को बैलेंस में रखता है और डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन रखता है। इसलिए एक अकाउंट पीसट्री को ऐसा चाहिए होता है जिसमें वो डिफरेंसेस को ऐड कर सके। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एक नई कंपनी क्रिएट की और लेट्स से कि उसमें कोई भी अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया हुआ। अब आप कैश का एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें एक बैलेंस एंटर कर देते हैं 50,000, यानी आप कहते हैं हमारे पास कैश 50,000 रुपये मौजूद है। अब मैंने कहा था कि डबल एंट्री का मतलब ये है कि एक अकाउंट का बैलेंस लाजमी तौर पे किसी दूसरे अकाउंट के साथ जो है वो अटैच्ड होगा। तो अब वो 50,000 एक साइड पर आ गए और दूसरी साइड पर उन्हें कहीं ना कहीं शो होना है, तो वो रिटेन अर्निंग के अकाउंट के अंदर शो होने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये डबल एंट्री सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और ये उसे इग्नोर नहीं कर सकता। इसी तरह से एक्सपेंसेस की नेचर अलग से दी हुई है। जब आप कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट करते हैं पीसट्री में जो कि आपके एक्सपेंस होता है, जैसे रेंट, सैलरी, वेज वगैरह, तो उसे आप जो नेचर असाइन करते हैं वो एक्सपेंस की है। फिक्स्ड एसेट, अगर आप कोई एसेट फिक्स नेचर का लेते हैं तो उसे आप नेचर दे सकते हैं फिक्स्ड एसेट की। इनकम, इन्वेंटरी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ें। इन्वेंटरी से मुराद वो अशिया होती हैं जो आप कारोबार में इस नीयत से खरीदते हैं जो कि आपने सेल कर देनी है और साल के एंड पे या किसी भी स्पेसिफिक डेट पे जो उनका बचा हुआ स्टॉक है उसे स्टॉक या इन्वेंटरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से मुराद ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने अमूमन
लंबे अरसे में पे करनी होती हैं। इस लंबे अरसे की जो टर्म है इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं 1 साल से ज़्यादा अरसे में जो पे करनी है वो लॉन्ग टर्म है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी 5 ईयर्स से ज़्यादा अरसे में जो पे करनी है वो लॉन्ग टर्म है, 5 ईयर से कम में जो करनी है वो मिड टर्म है, और 1 ईयर से कम में जो करनी है वो शॉर्ट टर्म या करंट है। इसी तरह से अदर एसेट्स हैं, ये एक अलग कैटेगरी है कि अगर आप कोई ऐसा एसेट लेते हैं जो ना तो कैश है, जो ना अकाउंट्स रिसीवेबल से बिलोंग करता है, ना ही वो फिक्स्ड है, तो आप उसे अदर एसेट की कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल एक कैटेगरी उन्होंने बना दी है। इसी तरह से अदर करंट एसेट की कैटेगरी अलग से बना दी है और अदर करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी अलग से बना दी है। तो ये तमाम वो नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको पी में मिलेंगे जब आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करेंगे।